तो मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के शेप करने के, उसके कल्चर को शेप करने के। अच्छा, ये 2 डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एचआर। ये मेरे ख्याल से, मेरे लिहाज से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक एक माँ का किरदार अदा करता है और एक बाप का किरदार अदा करता है। अच्छा, इस वीडियो में हम और बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग कॉर्पोरेट कल्चर। आज जो हमारा टॉपिक है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या फिर आप कह लें कि वो कैसा दिखता है, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या किया जाता है, किस तरह होता है। मैं आपको इस वीडियो में एक तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, दूसरा मैं आपको शेयर करूंगा कि हम कैसे कॉर्पोरेट कल्चर को एक्वायर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोटी-छोटी बना रहे हैं, जिसके अंदर स्टार्टअप्स हैं। तो मे बी दे आर अवेयर ऑफ इट और मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बिकॉज़ उन्होंने शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया या किस तरह काम किया जाता है, वहाँ के कल्चर किस तरह होता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरी इस वीडियो में आखिर तक देखिएगा, मैं बहुत सारी अहम बातें बताऊँगा जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं और जो मैं चाहता था कि ऑर्गेनाइजेशन में हो, और वो किस तरह हूँ, या फिर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे उस कल्चर को एक्वायर कर सकता है। मेरा ख्याल ये है कि जो मैं सब बताऊंगा वो मेरे ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम, मेरा नाम है शुजात, मेरे चैनल नूडल हेड पर आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी एक ऑडिट फर्म में, उसके बाद मैंने फेल्ट कि भाई अब मैं रेडी हूँ जॉब करने के लिए, क्योंकि मैंने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया था, बहुत सारी कंपनीज देख ली थी। इसके अंदर मैंने ऑडिट किया, उनका कल्चर देखा, उनकी बुक्स देखी, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैंने उनकी बुक्स देखी जिसके अंदर अकाउंटिंग बुक थी। उनसे बात की, मेरी बहुत सारी डायरेक्टर से भी बात होती थी। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब मैं एक कंपनी के लिए अपनी सीवीज ड्रॉप कर रहा था, तो आई फाइनली गॉट shortlisted for a company, and they first asked me for an interview. तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक मैनेजर था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, जिस पोस्ट के लिए जहाँ पे मुझे जाना था। अच्छा, वो मैनेजर ने जो इंटरव्यू लिया बड़ा ही नॉर्मल तरीके से था, जैसे होते हैं इंटरव्यू। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें पूछी और क्या करते हो, किस तरह करते हो, तो वो चीज़ें पूछी। दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे कॉल आई, एंड दिस वाज द, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी एनीथिंग, ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि उस वक्त एक यही तासुर था, ये मुझे दिया जाता था मेरे दोस्तों की तरफ से, जो भी जानने वाले थे, कि यार रेफरेंस के बगैर शायद तुम्हें जॉब मुश्किल मिले। और आज भी यही रेफरेंस दिया जाता है, आज भी यही बात की जाती है कि शायद रेफरेंस के बगैर आपको जॉब मुश्किल मिले, या इन सारी चीज़ों के बगैर जो सिफारिशात होती हैं, या फिर जो है आपको पता है। तो ये बिल्कुल ही मेरिट पर हो रहा था, और मैंने दूसरी कॉल मुझे रिसीव हुई, उन्होंने कहा कि आपका पैनल इंटरव्यू है। मुझे नहीं पता था व्हाट वाज द पैनल इंटरव्यू। तो जब मैं गया तो वहाँ पर 5 लोग थे मुझे मिलाकर, और उन 5 लोगों का उन्होंने थोड़ी देर में फिर एक रूम में बुलाया, और उस रूम के अंदर जो है 3 लोग थे। एक तो मैनेजर था जिसने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, वो दूसरा मैनेजर था जो कि एक दूसरी टीम का था, बट उसी डिपार्टमेंट का था। एंड देयर वाज एन एचआर, और उसके बाद एक और मैनेजर था जो कि स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट था, जो किसी और डिपार्टमेंट से था, बट उसका लिंक था जो कि मैं काम करने वाला था उससे। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, 5 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे एक एक करके सामने बात की। फिर उसके बाद जो है दे वर ऑब्जर्विंग कि हाउ वी आर फीलिंग एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम आपको एक टॉपिक देते हैं, एक टॉपिक के ऊपर जो है आप लोग हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। फिर हमने बताया उस टॉपिक के ऊपर एक एक करके। फिर उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर आप लोग डिबेट करें आपस में, कि आप एक किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन। ऑन दैट बेसिस हमारी डिबेट कुछ चली 15 मिनट, और उसके बेसिस पे उन्होंने हमें जज किया। फिर दे आस्क्ड अस टू लीव दैट रूम। तो हम सब जो है बाहर जाके बैठ गए, और फिर
थोड़ी देर का वेट करने के बाद उन्होंने सबको एक-एक बार मुखातिब किया और बुलाया और तीनों ने मिलकर एक-एक जो कैंडिडेट था उसका इंटरव्यू लिया। और जब इंटरव्यू हो गए तो हम चले गए एंड जब मैं पार्किंग में मिला उन सब से तो मुझे पता चला कि यार दे वर ऑल फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री जो कि जिसके लिए वो इंटरव्यू करने आए थे। मतलब वो किसी और इंडस्ट्री के नहीं थे। आई वाज़ फ्रॉम द ऑडिट फर्म बट वो उसी इंडस्ट्री के थे, उनको वो काम आते थे जो कि वो करने आ रहे थे, उनको पता था और वो शायद उन्होंने अच्छे बेहतर तरीके से जवाबात दिए होंगे मैनेजर्स के या फिर जो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इट वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी या डिसहार्टनिंग फॉर मी कि यार अब तो मेरा चांस तो खत्म हो गया भाई, क्योंकि मेरे लिए तो अब जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वहाँ तो सारे एक्सपीरियंस थे, उन्होंने उसी तरह का एक्सपीरियंस दिखाया हुआ जिसका उसको एक्सपीरियंस है। मुझे तो उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ थोड़ा-सा वेबसाइट पढ़ के गया था उसकी कि वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है और ये का क्या काम करती है। मुझे उसकी फंक्शनैलिटी या उसकी अकाउंटिंग नहीं पता थी। तो ये इंटरव्यू हो गया। अब मुझे फिर थोड़े दिनों बाद कॉल आई कि यार आप जो है सेलेक्ट हो गए और जो है आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाएँ। तो मुझे आई वाज़ शॉक्ड कि यार मतलब कैसे? जब मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में गया, मैं थोड़ी कट कर रहा हूँ स्टोरी को, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, मज़ेदार है मेरे लिए। हमेशा जब मैं सोचता हूँ, मज़ा आता है। तो जब मैं ऑर्गेनाइज़ेशन में गया कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वहाँ बहुत सारे जानने वाले लोग भी थे जो कि उस मैनेजर के थे जो चाहता था कि ये मेरी टीम में आ जाएँ, वो इस इंडस्ट्री रिलेटेड थे बट दे वर नॉट सेलेक्टेड। क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए? क्योंकि जो दूसरा मैनेजर था वो उसका ओपिनियन था कि नहीं, वो शख्स शायद उस टीम के लिए बेहतर नहीं था और ये शख्स जो है ज़्यादा बेहतर था इस टीम के लिए, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस जो था ये बड़ा ही मेरिट पर था और बहुत ही क्या कह लें कि इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। इसके अंदर 2 अलग स्टेक होल्डर थे, एक स्टेक होल्डर टीम का था। तो इस तरह मैं अपॉइंट हुआ और आगे जाके जब मैंने इस ऑर्गेनाइज़ेशन को ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, मैं आपको सारा तनाज़ुर इसलिए बता रहा हूँ कि एक थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर का मैं टच दे सकूँ, एक टेस्ट दे सकूँ कि इस कॉर्पोरेट कल्चर किस तरह बनता है। सिर्फ़ कॉर्पोरेट कल्चर कहने से या बोलने से या वैल्यूज़ बताने से कि हमें इनोवेशन चाहिए, हमें जो है एक डाइवर्सिटी चाहिए, ये इस तरह नहीं आता। कॉर्पोरेट कल्चर आता है अपनी वैल्यूज़ के साथ स्टिक रहने से। अपनी जो आप सोचते हैं आपकी मैनेजमेंट से डिफाइंड वैल्यूज़ हैं कि देयर देयर शुड बी एन अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट, सो इट शुड बी ऑन मेरिट, इट शुड नॉट बी थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ एक्वायरिंग। तो उसके बाद जब मैं उस ऑर्गेनाइज़ेशन में गया तो आई फाउंड कि यार वहाँ बहुत ही चिल माहौल है। मतलब अ, मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जहाँ से मैं होकर आया था, ऑडिट फर्म में जहाँ मैंने देखी थी, उन सबसे अलग माहौल था। मतलब वहाँ हर कोई एक-दूसरे से इतनी प्यार से और बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में बात करता था। कोई मैनेजर मैनेजर नहीं था, कोई जो है एम्प्लॉयी छोटा एम्प्लॉयी नहीं था। मैंने वहाँ देखा कि सीएफओ भी जो है हमारे साथ चाय बनाते हुए उस चाय की डेस्क पर होते थे। एक चाय की एक वार्डरोब थी जहाँ पर आपकी कॉफ़ी मशीन थी, चाय बना सकते थे और टी मशीन थी। तो वो भी वहाँ पे चाय बनाते हुए मिलते थे। हमारे सीडब्ल्यू जो है हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे। एक सीटीओ जो है वो उस उन सबके रूम थे बड़े-बड़े बट दे वर फीलिंग कंफर्टेबल इन सिटिंग बिटवीन अस। सो ये कल्चर देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इतने बड़े-बड़े लोग और बिल्कुल ही मतलब हमारे लेवल पर आकर हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे लेवल पर आकर हमसे बात करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं ऐसी नहीं कि वो एक शख्स अलग लेवल का है या हम अलग लेवल के। हाँ, दे वर स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन से कि वहाँ एक डिफरेंस था कि हम रिस्पेक्ट करते थे, ये नहीं कि हमने रिस्पेक्ट नहीं करते थे। बट वो जो डिफरेंस था नॉलेज का, वो डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था बट बिकॉज़ दे वर एवरी टाइम अवेलेबल फॉर अस। जो भी उन हमें नीड होती थी, किसी तरह की भी नीड होती थी, यहाँ तक कि जब हमारे एक हेड ऑफ अकाउंटिंग थे, तो उनसे तो पूरी कंपनी कॉल करके पूछती थी कि यार इसकी टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या होंगी, उनके घरेलू उनके मसले मसाइल पूछते थे। मतलब ही वाज़ सो वेल वर्स्ड इन दैट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कि उनको पूरी कंपनी जानती थी और दे वर ऑल अवेलेबल फॉर शेयरिंग देयर इन्फॉर्मेशन विद अदर।
तो ये एक ऐसा कल्चर था जो कि मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। यहाँ ट्रेनिंग पर हर साल कुछ एक बंदे पर 30 से 50,000 रुपए खर्चा किया जाता था। उसको कहा जाता था कि भाई जाओ तुम, ये तुम्हारा ट्रेनिंग का बजट है, अब तुम्हें एक्सेल लेनी है, तुम्हें पावर पॉइंट लेना है, तुम्हें कुछ भी लेनी, किसी तरह की भी ट्रेनिंग लेनी है, खुदा के वास्ते इस पैसे को ख़त्म करके आओ। इसको तुम बताओ हम किस तरह ख़त्म करें तुम्हारे ऊपर, और हमें किस तरह की तुम्हें डेवलप करना चाहिए जाके तुम आगे ऑर्गेनाइजेशन की काम आ सको। अच्छा, इसके अंदर मैं और भी कुछ ऐड कर दूं कि ये मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उसका जो सिस्टम थे जो कि जिसके ऊपर हम काम करते थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थे कि उसके ऊपर काम किया जा सके, या फिर जो है वो इस हालत में थे कि उसके ऊपर बहुत सारा हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता था, चीज़ें रिकनसाइल्ड नहीं थी चीज़, और हमें लेट सेटिंग करनी पड़ती थी। और मुझे याद है कि हम रात के 11 बजे जाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इवन ये कि मैं जो है 6 महीने तक, मुझे याद है कि फर्स्ट 6 मंथ तक मैंने सैटरडे संडे ऑफ नहीं किया था। ये एक बड़ी हैरत की बात है, अभी मैं सोचता हूँ तो बड़ी हैरत करता हूँ अपने ऊपर कि सैटरडे संडे ऑफ ना करना, आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। बट शुरू के 6 मंथ मैंने बिल्कुल सैटरडे संडे ऑफ नहीं किया था, और वही हमारी टाइमिंग थी, हम रात के 11 बजे तक जाते थे। और मेरे सब घर वाले कहते थे कि यार तुम क्या जॉब कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग देयर। तो अ, मगर इन सब के अंदर हम रोते थे, हम जो भी करते थे, बट वी वर लाइक फ्रेंड्स। और ऐसी अटैचमेंट थी कि मतलब मैं आपको नहीं बता सकता। अभी भी जितने लोग मेरे साथ उस ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, आज भी हम सैटरडे को गैदरिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आज भी हम वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसे ही जैसे कोई स्कूल के फ्रेंड्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई कॉलेज के फ्रेंड्स शेयर करते हैं। हम एक दूसरे से ऐसे ही अटैच्ड हैं जो कि कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, जिसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। मुझे याद है कि यार मैंने आई वाज़ द वन कि मैं बहुत तेज़ी से काम कर लिया करता था अपना जो भी मेरा काम होता था, और अ, मैं उस चीज़ के लिए रुक जाता था कि यार मुझे अपने मैनेजर को नहीं देना। मैं आपको बिल्कुल इनिशियल बात बता रहा हूँ, जब मैं मैनेजर बन गया बाद में, तो मैंने यही चीज़ें अपने भी नीचे वालों के ऊपर कन्वे की, और ये सारी चीज़ें, तो ये एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है। तो मैं अपने मैनेजर को सारी चीज़ें नहीं दिया करता था जो कि मैं कर चुका होता था। आई वाज़ वेटिंग फॉर अदर पीपल इन माय टीम कि वो भी मेरे साथ जाके जमा करवाएँ वो सारी सबमिशन, जो रिकन्सिलिएशन, वो अकाउंट्स जो हम मंथ एंड पे करते थे, ताकि ऐसा तासुर ना जाए कि यार शुजात इज़ द वन हू इज़ लीडिंग द टीम एंड अदर इज़ नॉट लीडिंग द टीम। तो ये सिर्फ़ एक सेंस ऑफ आप कह लें कि ये टीम वर्क था। और ये टीम वर्क जब बंदा करता है तो सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचता, अपने से आगे निकल जाता है, अपनी ज़ात से आगे निकल जाता है। वो फिर ऑर्गेनाइज़ेशन या फिर जो है अपनी टीम के बारे में सोचता है कि मेरी टीम कैसे ग्रो कर रही है। ये सारी चीज़ें कल्चर से आती हैं, ये सारी चीज़ें उन वैल्यूज़ से आती हैं जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी एम्प्लॉइज़ में देती हैं। अच्छा, ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को कहाँ प्लेस करते हैं। आपको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 2 डिपार्टमेंट जो होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, एक एचआर डिपार्टमेंट, दे आर द बेसिस ऑफ दिस कल्चर, और यही आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन को शेप करते हैं। एचआर को हमेशा मेरे मुताबिक या फिर मेरे ओपिनियन के मुताबिक, जो कि आजकल थोड़ा-सा dwindle रोल हो गया है इसका ऑर्गेनाइज़ेशन में, एचआर को हमेशा एक माँ की तरह बिहेव करना चाहिए। जब भी किसी को कोई मुश्किल हो, किसी एम्प्लॉयी को किसी तरह की तकलीफ़ पेश आए, वो हमेशा एचआर के पास पहले जाना चाहिए। उसके ज़हन में एक ख़्याल आना चाहिए कि यार मुझे एचआर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो हरासमेंट हो, चाहे वो उसके साथ अनफ़ेयर डीलिंग हो, चाहे उसके साथ कोई भी इस तरह का मसला हो, उसको पता होना चाहिए कि यार वेयर ही शुड गो, वेयर ही शुड रिपोर्ट, एंड हू विल बी रिस्पॉन्सिबल, हू विल रिस्पॉन्ड टू मी, हू विल अ, लुक आफ्टर माय ग्रीवियंसेस।
सो एचआर को हमेशा ओपन हैंडेडली इन सारे केसेस को लेना चाहिए और हमेशा एक माँ की तरह रोल अदा करना चाहिए। उसको इंटरनल ऑडिट या मैं कहूँगा बड़े भाई या बाप की तरह का रोल अदा नहीं करना चाहिए। और वो अगर ये रोल अदा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है टूवर्ड्स एचआर या फिर जो ट्रस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दो पिलर्स होते हैं जो एम्प्लॉय के लिए होते हैं, उसकी शेपिंग द कल्चर के लिए होते हैं। तो उसका जो ट्रस्ट होता है वो अपनी ऑर्गेनाइज सिर्फ एचआर पे नहीं टूटता बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका ट्रस्ट टूट जाता है, बिकॉज द पॉइंट जहां पर वो कांटेक्ट करता है वो उसका मैनेजर होता है मगर एचआर भी होता है। तो एचआर इज द सेकंड जिसको वो जाके रिपोर्ट करता है अपनी सारी ग्रीवेंसेस, या फिर जो है वो मैनेजर को शायद करता भी नहीं अपनी ग्रीवेंसेस, वो एचआर को रिपोर्ट करना बेहतर समझता है क्योंकि ये सारे काम एचआर के होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का क्या काम होता है? इंटरनल ऑडिट का काम होता है कि जैसे एक बड़े भाई या बाप का होता है कि यार आप अपने काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, दे आर द कंट्रोल्स एंड यू आर फॉलोइंग द कंट्रोल्स और नॉट। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कंट्रोल्स ही विल रेज पॉइंट्स ऑन यू, और वो जाएगा ऑडिट कमेटी में और फिर वो डायरेक्टर्स के साथ जाएगा, उसके साथ उनके पास जो है वो डिस्कस हुआ करेगा। तो ये सारे इंटरनल ऑडिट पॉइंट्स उठाता है ताकि आपको एक फ्रेम कर सके कि आप उस फ्रेम में रह सकें, आप उस फ्रेम से ना जाएं। एचआर जो है वो आपकी कल्चर को रीशेप करता है, आपके कल्चर को, आपको एक माँ का एहसास देता है, एक खुशी देता है, या फिर आप कहें कि एक नरमी का एहसास होता है कि यार आपको यहाँ से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन नहीं तो दिलासा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो किस तरह कॉर्पोरेट कल्चर को करना है? एक तो मैं ये कहूँगा कि मेरे मुताबिक इन दो डिपार्टमेंट को आपको स्ट्रेंथन करना है। इनकी पॉलिसीज बिल्कुल रिजिड होनी चाहिए। एचआर शुड हैव देयर पॉलिसीज, हरासमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए, हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह वो हायर किया जाएगा, और बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं एचआर की और हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो इन सारी पॉलिसीज को अडयर करना ज़रूरी होता है, इनके ऊपर चलना ज़रूरी होता है, स्टिक रहें। दूसरा है कि मैं समझता हूँ कि सीईओ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक सिंगल पर्सन को हायरिंग या फायरिंग का अ, कि उसके पास पावर्स नहीं होनी चाहिए। मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको एक मिसाल देता हूँ। बोथ ऑफ द मैनेजर जिनका मैंने आपको बताया जो कि हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, एक बार वो अपनी डेस्क पर थे एंड वन मैनेजर केम विद अ सीवी इन हिज पेपर एंड शी सेड के यार ये जो है हमारे सीईओ की तरफ से एक सीवी आई जो कि तीसरी बार आई है अब, एंड हमने इसको पहली बार जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था पहली दो बार, तो अब इसका क्या करना है, तीसरी बार सीवी आई है। So I was so amazed कि यार एक सीईओ की तरफ से सीवी आ रही है एंड दीज पीपल आर नॉट हायरिंग हिम। मतलब मैं सोच में था कि यार ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस तरह का कल्चर है, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जब तक ये सारा कल्चर था, हमारी हायरिंग इतनी स्ट्रांग थी कि लोग जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से थे या फिर इंडस्ट्री से थे, सेम इंडस्ट्री से थे, वो तरसते से इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए कि यार कि मैं जब एक बंदा आया तो उसने कहा कि यार हम आप तो पता नहीं कोई जन्नत में रहते हैं, बाहर की दुनिया बहुत डिफरेंट है इससे। और मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ किस किस तरह की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती थी, क्या होती थी, खैर वो एक अलग बात है, बट ये कि एक कल्चर जो कि बिल्कुल टॉप से बॉटम तक आता है, ये सिर्फ एक बंदा कर सकता है, वो बंदा होता है सीईओ। एक सीईओ का काम होता है कि जो अपनी इमीडिएट बॉसेस होते हैं, उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं, उनको अलाइन करे और ये सारी पॉलिसीज, ये सारी वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज यही होती हैं कि यार हार्ड वर्किंग, वी हैव अ वैल्यू कि हमें इनोवेशन चाहिए, हमें इनोवेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हमें जो है हार्ड वर्किंग चाहिए। कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी तरह भी
आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेव कर सकती है। आप चाहते हैं कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो दैट कुड बिकम अ वैल्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप वो वैल्यूज जो है ट्रिकल डाउन करते हैं और अपने बिहेवियर से भी बताते हैं कि यार ये वैल्यू वाकई एक वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की, और फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ये वैल्यू इसी तरह चलती है और इसी तरह फॉलो होती है। तो बिसाइड के इंटरनल ऑडिट एंड एचआर पॉलिसी, एचआर डिपार्टमेंट, इनकी पॉलिसीज बनी होनी चाहिए और एक एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए वो पॉलिसीज, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि यार ये पॉलिसीज हैं और इस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा। अगर ये हायरिंग पॉलिसी इस तरह है तो यही है, अगर ये फायरिंग पॉलिसी इस तरह है तो आपको इसके अलावा फायर नहीं किया जाएगा। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, बहुत सारे सीईओज जो हैं ये क्लेम करते हुए मिलते हैं कि यार हम किसी को निकालते नहीं है। यार आपका ये बताना ही मेरा ख्याल है किसी एम्प्लॉय को कि आप निकालते नहीं है, ये एक इंडिकेशन देता है दैट यू हैव एन ऑप्शन इन योर माइंड कि आपको निकालना है। प्लीज स्टॉप दिस। मतलब आपको ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ये अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो आपको निकालना है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए कि आपके पास कोई, ये लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन है। तो देयर शुड बी कंफर्म पॉलिसी जो कि पता हो कि यार इस तरह बिहेव करना है। अच्छा, जब मुझे ये पॉलिसीज पता थी तो मुझे पता था कि यार कोई दूसरे डिपार्टमेंट का हेड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने जितनी भी डेवलपमेंट करवाई आई वाज सो स्ट्रांग, और मुझे पता था कि यार मुझे जो रिपोर्ट करना है मुझे मेरे बॉस को करना है और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे स्टेक होल्डर के साथ जब अगर वो काम नहीं करते थे तो मैं लड़ जाता था अपना काम करवाने के लिए कि यार यू पीपल आर नॉट डूइंग योर वर्क, तो दैट्स नॉट माई हेडेक। वो शायद उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों ना हो, उसका मैनेजर क्यों ना हो, आई एम एन एज एन ऑफिसर मैं उनसे लड़ जाता था उस वक्त। ठीक है। और उसके बाद मैं जब मैनेजर बना तो फिर जरूरी नहीं था कि आप मैनेजर से दूसरे के डिपार्टमेंट के आप किसी जो है ऑफिसर से बात ना कर सकें। तो ये एक कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट जो ये चलता है। मैं ये बात कर रहा था कि आपसे पॉलिसीज की बात आ गई, फिर इसके बाद जो है आपकी किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है। आप अपनी इमीडिएट लोगों को बताना है, सीईओ को, कि यार ये हमारी वैल्यूज है, इस तरह इनको हम ट्रिकल डाउन करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर द अडेप्टेबिलिटी। भाई आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर रोज नई चीजें आ रही हैं, आपको रिसर्च करनी है और अडेप्टेबल बनना है। आप एक कल्चर को ऐसा बनाएं कि यार उन लोगों को रिवॉर्ड किया जाए जो न्यू अडेप्ट करें चीजें, जो नई चीजें लाएं उनको अडेप्ट करें। ऐसा ना हो कि वो कहें कि यार ये तुम बैठ जाओ यार, नई चीज हर रोज ले आते हो, या फिर जो है तुमने इतना तो काम कर लिया, बस ठीक है भाई अब थोड़ा, बस इतना तुम्हारी बात सुनी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अडेप्टेबल हमेशा। कोई भी एक ऑफिसर लेवल या जिस भी लेवल का इंसान हो, उससे सुनने के लिए आप हमेशा रेडी हो, और हमेशा आप पहनने के लिए रेडी हो वो चीजें कि यार आप बस इसको चेंज कर लेते हैं, क्या हुआ, ये अभी हम चेंज करके आए थे, अगर ये बेहतर सोल्यूशन है तो हम इसकी तरफ चले जाते हैं। फिर ये इस सारी कॉर्पोरेट वैल्यूज में आता है कि एचआर को रिकंसाइल करना है एक वक्त 6 महीने साल में बैठ के कि यार हमारी वैल्यूज किस तरह चल रही है, दैट वी हैव कन्वेड ऑल आवर वैल्यूज एंड आर ऑल द डिपार्टमेंट ऑन द सेम पेज। क्या हमने जो है खवातीन को 30% दिया था तो वो सारे डिपार्टमेंट 30% आ चुकी हैं? क्या इस तरह का कल्चर हो चुका है कि यार लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं जो कि हमारी एक वैल्यू थी? क्या इस तरह का कल्चर हो चुका है कि लोग इनोवेटिव हमने हायर कर लिए हैं, जो कि हर एक तरीके से एक बंदा इसी तरह सोचता है कि हमें इनोवेशन की तरफ जाना है? क्या इसी तरह के हम लोगों ने लोग हायर कर लिए जो कि हार्ड वर्किंग हैं? किसी डिपार्टमेंट में इस तरह के लोग चाहिए होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में कुछ किसी और तरीके के लोग चाहिए होते हैं। तो मैं सबको एक साथ मर्ज कर रहा हूँ सारी बातों को। तो एचआर और सीईओ, ये सारी मैनेजमेंट टीम को बैठकर एक साथ ये सोचना पड़ता है, कुछ वक्त बाद रिकंसाइल करना पड़ता है कि उनका कॉर्पोरेट कल्चर कहाँ तक पहुंचा और किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी कर रहा हूँ। आई मे हैव मिस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट मैंने थोड़ा सा कंप्रहेंसिवली इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। इसमें मैं और भी ऐड करूँगा, शायद मुझे जो कुछ लगेगा बाद में दूसरी वीडियोस बना लूँगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कैसे जानते हैं लोग जिनको कॉर्पोरेट कल्चर समझना हो या ना देखा हो, तो उससे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा मेरा चैनल या फिर मेरी बातें, इस तरह की बातें सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।